दोस्तों, जिंजा यानी कि एक श्राइन, ये एक जापानी शब्द है। पर क्या होगा जब जापान की एक श्रापित श्राइन अपने श्राप से कोरिया में भी लोगों को नहीं छोड़ेगी। कुछ ऐसा ही होगा हमारी आज की लेटेस्ट डेमोनिक कोरियन हॉरर मूवी श्राइन में। इसके अंदर हम देखेंगे कुछ लोगों को जो एक शैतानी इन्वेस्टिगेशन करेंगे जब जापान में एक डेमोनिक श्राइन की वजह से कुछ स्टूडेंट्स गायब हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डेमोनिक आर्काइव, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और हमारी बहुत मदद करता है। जल्दी से वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं जिंजा मूवी की एक डेमोनिक कहानी शुरू होती है कोरिया में। म्यंगजिन नाम का एक लड़का कुछ अजीब कर रहा था। वो पानी पीने के लिए उठता है, पर तभी कमरे में आ जाता है एक दूसरा अनजान आदमी। ये आदमी म्यंगजिन से उल्टी सीधी बातें करने लगता है कि कैसे म्यंगजिन को पास्ट की बातें भुला देनी चाहिए, क्योंकि अब आगे जो भी उसके साथ होगा वो बहुत ज्यादा भयानक होगा, और अगर वो अपने पास्ट को नहीं भुला पाया तो गड़बड़ हो सकती है। म्यंगजिन गुस्से में आदमी पे फेंक देता है पानी और वो गायब हो जाता है। सीन आता है जापान में और हम मिलते हैं एक बूढ़ी माँ से जो खाना बना रही थी। घर में 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जो आज जा रहे थे एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ एक एग्जीबिशन को लगाने। इनके नाम मैं जब बताऊंगा जब जरूरत होगी। घर से निकलते ही बाहर से आती है यूमी नाम की एक लड़की जो दादी से मिलने आई थी। ये दादी चर्च की एक अपोस्टल है और इन कॉलेज के स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट के अंदर ये मदद कर रही है इन्हें घर पे अपने रखकर। इन 3 स्टूडेंट्स के अलावा एक चौथी स्टूडेंट कासुमी नाम की एक लड़की भी है, पर वो ऑलरेडी जा चुकी थी काम पे। एनीवे खाना वगैरह लेकर स्टूडेंट्स चले जाते हैं और हम देख पाते हैं किसी आदमी को जो रिचुअल कर रहा था और उसकी अल्टर पे एक अजीब घिनौना पत्थर भी रखा हुआ था। बैक स्टूडेंट्स पे जो पहुंचते हैं एक पुराने गाँव जैसी जगह पे। एक घर के अंदर वो एंटर करते हैं जिसे आज इन्हें पेंट वगैरह कर ठीक करना था एग्जीबिशन लगाने के लिए। वहाँ पे ऑलरेडी 2 स्टूडेंट मौजूद थे, पर कासुमी नहीं थी। इस बीच में अयानो नाम की एक स्टूडेंट ढूंढने लगती है एक अजीब पेंटिंग को जो एक पुरानी श्राइन की थी। वही दादी को यूमी दिखाती है 2 पोस्टर। यूमी काम कर रही थी एक प्रोजेक्ट पे जिसमें जापान और कोरिया में दोनों जापानीज और कोरियन स्टाइल गांव बना सकते हैं। यूमी दादी का ओपिनियन वगैरह ले रही थी, और जो यूमी है ना वो उन स्टूडेंट्स की ग्रुप लीडर है। वही जंगलों में अयानो बाकी 2 स्टूडेंट्स के साथ आ गई थी हाइकिंग पे कासुमी को ढूंढने। वो जो 4th स्टूडेंट थी जो गायब है इस वक्त। जल्दी ये लोग ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं एक श्राइन के पास और इधर उधर वहाँ पे घूमने लगते हैं। थोड़ी देर में अयानो को जमीन पे पड़ा मिलता है एक पत्थर जिसपे कुछ लिखा हुआ था। ताकेशी नाम का लड़का पढ़ने की कोशिश करता है, पर ये लेटर्स चाइनीज में थे तो उसे कुछ समझ नहीं आता। देन उस पत्थर को इग्नोर कर तीनों आगे बढ़ते हैं, पर जल्दी ही ताकेशी एक अजीब पत्थर पे पैर मार देता है। पैर मारते ही उस पत्थर में से निकलती है मक्खियां जो हमला कर देती है अयानो पे। दोनों लड़के उसे बचाते हैं, पर एक ही पल में वो मक्खियां गायब हो जाती है। ताकेशी पत्थर उठाकर देखता है जो था एक मूर्ति का सर, यानी ये श्राइन एक खंडित श्राइन है और इसलिए अजीब चीजें हो रही है। सब आगे जाते हैं और जब अयानो फोटो लेती है तभी एक मक्खी घुस जाती है उसकी आंख के अंदर। एनीवे ये लोग आगे जाते हैं और अब केंता को जो तीसरा लड़का है उसे सुनाई देती है कुछ अजीब आवाजें। बाकियों को कुछ भी सुनाई नहीं देता और तभी अयानो की आंख डेमोनिक हो जाती है। वो अचानक पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और भागने लगती है, और उसकी आंख में इतना ज्यादा दर्द होने लगता है कि एंड में वो एक डंडा उठाकर अपनी आंख को बुरी तरीके से फोड़ देती है। अयानो ऑन द स्पॉट बहुत ज्यादा घायल हो जाती है, जिससे ये साफ था कि ये तीनों श्रापित हो गए हैं। ये सब पता चल जाता है उस इंसान को जो रिचुअल कर रहा था, जिसके बाद केंता को श्राइन के अंदर से आने लगती हैं अजीब डिमोनिक आवाजें। सीन यूमी पे आता है जो अयानो को कॉल कर रही थी, पर वो लड़की कॉल नहीं उठा रही थी। परेशान होकर यूमी पहुंच जाती है उसी एग्जीबिशन वाले घर पे जहाँ पे वो 2 स्टूडेंट्स अभी भी काम कर रहे थे। वो दोनों बताते हैं कि अयानो अपने दोस्तों के साथ कासुमी को ढूंढने के लिए गई थी जंगल में, पर वो अभी तक नहीं लौटी है। देन घर में एंटर करता है केंता जो डिमोनिक लग रहा था। वो वहां आते ही सबके सामने बेहोश हो जाता है। सिर्फ वो अजीब हरकतें कर रहा था तो यूमी कॉल करके बुलाती है पास्टर हानजू को। हानजू आते ही बता देता है कि ये एक डिमोनिक पोजेशन है, और जो घर में बाकी 2 स्टूडेंट्स थे ना उन्हें केंता के बैग से मिलता है वही मूर्ति का सर, पर वो उस पे ध्यान नहीं देते। देन जब हानजू प्रेयर्स कर रहा था तभी केंता जाग जाता है और बात करने लगता है जापानीज में, जबकि उसे जापानीज आती भी नहीं थी। वो डिमोनिक होके हानजू को दूर उड़ाकर फेंक देता है और करने लगता है पागलों की तरह हरकतें। वो चिल्लाता है, लोगों पे सामान फेंकने लगता है, और जब यूमी उसे शांत होने के लिए बोलती है तभी केंता एक ड्रिल मशीन से खुद को बुरी तरीके से मार डालता है।
हर जगह खून खून हो जाता है और ये सब देख लेता है म्यंगजिन अपने सपने में। वो जाग जाता है और दोस्तों ये वही आदमी है जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। नाउ क्राइम सीन पे आता है डिटेक्टिव किम, जिसे यकीन नहीं होता कि केंता ने ड्रिल मशीन सर में घुसा ली। हांजू के हिसाब से कोई श्राप है, पर किम के हिसाब से ये सब तो ऑटोप्सी से ही पता चलेगा। वही यूमी ने सर्च टीम भिजवा दी थी जंगलों में अयानो और ताकेशी को ढूंढने के लिए, पर उन दोनों को नामो निशान नहीं था। नाउ अगली सुबह तक यूमी हो जाती है डिप्रेस्ड और वो कॉल करती है म्यंगजिन को। दोस्तों म्यंगजिन कॉलेज के टाइम पे यूमी का सीनियर था और यूमी जानती है कि म्यंगजिन एक शमन है जो शायद उसकी इस डेमोनिक केस में मदद कर सकता है। म्यंगजिन ऑलरेडी जानता था सारी चीजें अपनी शक्तियों की वजह से और वो मान जाता है जापान आकर यूमी की मदद करने के लिए। दिन के टाइम पे दादी माँ बताती है कामी काकुशी के बारे में। ये एक जापानीज अर्बन लेजेंड है जिसके हिसाब से एक इंसान गायब हो जाता है क्योंकि उसे भगवान या फिर शैतान अपने साथ ले जाता है। हांजू आके यूमी को मना करता है इस सब पे यकीन करने के लिए क्योंकि ये बस सिर्फ अर्बन लेजेंड्स है और कुछ नहीं। हांजू को देन हॉस्पिटल जाना था अपनी बीवी कायाको से मिलने जो बीमार है, तो वो घर चले जाता है। पर हांजू के जाने के बाद दादी बताती है कि हांजू की बीवी कायाको मरने वाली है। दादी की कुछ बातें काफी ज्यादा अनसेटलिंग फील हो रही थी हमें। नाउ जापान आ जाता है म्यंगजिन और वो पास्ट की बातें सोच रहा था, जिससे ये साफ था कि म्यंगजिन और यूमे के बीच में कुछ तो उल्टा सीधा हुआ था पास्ट में। दूसरी तरफ हांजू चर्च में प्रे कर रहा था जब अचानक उसके पीछे आ जाती है खून से लथपथ डेमोनिक आत्मा। वो जब उसकी तरफ बढ़ती है तो उसके शरीर से मांस के टुकड़े गिरने लगते हैं जैसे उसका मिसकैरेज हो गया हो। हांजू की रूह कांप जाती है, पर ये सब एक सपना था क्योंकि हांजू चर्च में ही सो गया था। नाउ इसके बाद हांजू जाता है एक अजीब काली जगह पे जहाँ पे वो एक श्रापित सी लड़की को जाकर बोलता है शोर ना मचाने के लिए। हम नहीं जानते कि ये लड़की कौन है, पर अब ये जरूर साबित हो जाता है कि हांजू कुछ उल्टा सीधा काम जरूर कर रहा है। नेक्स्ट डे म्यंगजिन स्टेशन पे मिलता है यूमी से और बातों से ये साफ था कि ये दोनों शायद पास्ट में किसी रिलेशनशिप वाले पंगे में फंसे थे। शायद इसलिए ही म्यंगजिन को सपने में यूमी के श्रापित केस के बारे में पता चल गया था। नाउ यूमी म्यंगजिन को लेकर पहुंचती है एग्जिबिट वाले घर पे और बताती है केंता की आत्महत्या के बारे में। यूमी के हिसाब से केंता पोजेस्ड था और उसे डर है कि कहीं अयानो और ताकेशी भी पोजेस्ड होके मारे ना जाए। म्यंगजिन के हिसाब से जापान में 8 मिलियन से ज्यादा गॉड्स की पूजा करी जाती है, तो ये साफ बात थी कि उन 8 मिलियन में से शायद कुछ डेमोनिक होंगे और शायद उन्हीं डीमंस में से किसी एक डीमन ने ये सब किया है। इन्हें पता लगाना होगा कि वो कौन सी एंटिटी है, पर फिलहाल के लिए खून देखने के बाद भी म्यंगजिन को कुछ फील नहीं हो रहा था अपनी शक्तियों से, जो कि बहुत ज्यादा अजीब बात है। यूमी देन उसे एग्जिबिट को दिखाती है। इस एग्जिबिट की थीम थी पुरानी श्राइन्स और इसलिए यहाँ पे अजीब अजीब चीजें रखी हुई थी। यूमी देन म्यंगजिन को उस मूर्ति के सर को दिखाने वाली थी, पर तभी कॉल आ जाता है डिटेक्टिव किम का। किम को खबर मिली थी कि खोए हुए स्टूडेंट्स शायद एक टनल के अंदर बंद है और पुलिस जस्ट जा रही थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये सुनकर यूमी बहुत खुश थी और वो फोन रखते ही म्यंगजिन को लेकर पहुंच जाती है टनल के पास स्टूडेंट्स को ढूंढने। वो दोनों पुलिस से पहले आ गए थे और वो चले जाते हैं टनल की अंधेरी गहराई में। नाउ इतना सब होने के बाद भी म्यंगजिन को कुछ फील नहीं हो रहा था, जिससे वो कंफ्यूज होने लगता है कि ऐसी कौन सी शैतानी शक्ति है जो उसे फील ही नहीं हो रही। देन उन्हें सुनाई देने लगती है ताकेशी की आवाजें जो मदद मांग रहा था। वो दोनों भाग के और गहराई में पहुंच जाते हैं और जल्दी उन्हें मिलता है ताकेशी, जो अजीब तरीके से टनल में बैठा हुआ था। वो बोल रहा था कि वो हिल नहीं सकता क्योंकि उसे चोट लगी हुई है। यूमी और म्यंगजिन भाग के आते हैं उसकी मदद करने और दोस्तों वही पास में बैठी हुई थी श्रापित अयानो, जो अपनी आंख से उस डंडे को बाहर निकालकर हंस रही थी। अयानो पीछे से आके हमला कर देती है, पर वो लोग बच जाते हैं। अयानो गिर जाती है ताकेशी के ऊपर और दोस्तों वो ऑलरेडी मरा हुआ था। नाउ अयानो को देखकर फाइनली म्यंगजिन को फील होने लगती है एक इविल शक्ति की प्रेजेंस, पर इससे पहले वो कुछ भी कर पाते डेमोनिक अयानो खुद को काफी बार स्टैब करती है और एंड में बुरी तरीके से मार डालती है। नाउ यूमी बिल्कुल टूट जाती है, पर म्यंगजिन करता है एक रिचुअल ताकि पता चल सके डेमोनिक शक्ति का। उसे विजन आता है उस टूटे हुए मूर्ति के सर का और वो समझ जाता है कि सारा माजरा उस सर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद क्राइम सीन पे आती है पुलिस और हांजू जब यूमी से बात कर रहा था कि कैसे चौथी लड़की कासुमी अभी भी मिसिंग है, तो सेम टाइम पे म्यंगजिन को कुछ अजीब वाइब्स आ रही थी हांजू के अंदर से। म्यंगजिन देन बातों को इंटरप्ट कर देता है जाके। उसने एक ऑब्जर्वेशन करी थी। दोस्तों अभी जब अयानो मरी थी ना, तो उसकी आत्मा तुरंत भाग गई थी, जो कि अजीब बात है क्योंकि जो लोग वायलेंट तरीके से
से मरते हैं उनकी आत्माएं लाश के आसपास काफी देर तक भटकती रहती है। ऐसा क्यों हुआ ये म्यंगजिन नहीं जानता, पर शायद इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है और ऑब्वियसली हम सबका शक हांजू पे है। नाउ इन लोगों को चौथी स्टूडेंट कासुमी को ढूंढना होगा, पर स्टिल कोई नहीं जानता कि वो लड़की जिंदा है या फिर नहीं। तो म्यंगजिन सबके साथ जाता है खुली जगह पे और कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कासुमी की आत्मा से। वो आत्मा से कांटेक्ट नहीं कर पाता, पर उसे एक विजन में ये जरूर पता चल जाता है कि एक अजीब आदमी ने कासुमी को बंदी बना रखा है। ये वही आदमी था जो मूवी के बीच बीच में बार बार रिचुअल करता हुआ हम देख पा रहे थे। नाउ आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये तीन लोग पहुंच जाते हैं उस श्रापित श्राइन पे, पर वहां पे भी म्यंगजिन को किसी आत्मा का आभास नहीं होता। ये बहुत अजीब बात थी। ऐसा लग रहा था कि सारी आत्माएं श्रापित होने के बावजूद भी भाग रही है और किसी चीज से छिप रही है। देन यूमी को मिलता है वही पत्थर जिसपे लिखा हुआ था चाइनीज में राक्षस। म्यंगजिन बताता है कि राक्षस हिंदू धर्म के डीमंस होते हैं। नाउ राक्षस का नाम सुनते ही यूमी चौंक जाती है, क्योंकि मरने से पहले अयानो ने भी राक्षस का नाम लिया था। नाउ इस सब से म्यंगजिन निकालता है कंक्लूजन। दोस्तों, जापान में मेजी पीरियड के टाइम पे इंडिया से कुछ हिंदू गए थे जापान में ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए, पर शायद उन हिंदूज में से कोई एक हिंदू किसी राक्षस की पूजा करता होगा और उसी राक्षस को इस श्राइन के अंदर बंद कर दिया था पास्ट में। पर नाउ प्रेजेंट में किसी इंसान ने आकर राक्षस को आजाद कर दिया है, जिससे स्टूडेंट्स पोजेस्ड होकर मारे गए हैं। यानी इस मूवी की डेमोनिक एंटिटी एक हिंदू राक्षस है जिसने जापानी श्राप को जन्म दिया है और वो अब कोरिया के लोगों को मार रही है। एनीवे, म्यंगजिन को हांजू पे शक था, क्योंकि उसके पीठ पे चल रही थी एक डेमोनिक मक्खी, और इसलिए घर जाते वक्त म्यंगजिन रिक्वेस्ट करता है हांजू के चर्च जाने की। हांजू देन दोनों को चर्च लेके आता है, और जब म्यंगजिन और यूमी अकेले थे तब वो बात करते हैं पास्ट के बारे में, और फाइनली हमें पता चलता है कि पास्ट में हुआ क्या था। असल में कॉलेज के टाइम पे म्यंगजिन यूमी को पसंद करता था, पर यूमी पसंद करती थी हियंग नाम के एक लड़के को। देन हुआ ये था कि एक दिन हियंग मारा गया था क्योंकि उसे एक डेमोनिक आत्मा ने पोजेस कर लिया था। ऐसा क्यों हुआ ये आगे पता चलेगा, पर यूमी को लगा था कि हियंग की मौत म्यंगजिन की वजह से हुई है, और इसलिए उसने म्यंगजिन से सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे। प्रेजेंट में म्यंगजिन यही बोलता है कि हियंग की आत्मा इस वक्त खुश है और उसका उसकी मौत में कोई हाथ नहीं था। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमने हियंग की आत्मा को ही देखा था म्यंगजिन के साथ, जो म्यंगजिन के साथ ही रहती है। एनीवे, म्यंगजिन अब जाकर यूमी के कान में बोलता है कि शायद हांजू इस सारे डिमोनिक खेल के पीछे है। तभी हांजू आ जाता है चर्च की अपोस्टल दादी माँ के साथ, और अब म्यंगजिन यहाँ पे देर नहीं करता, वो कन्फ्रंट कर देता है हांजू को। उसने फाइनली ये कंक्लूजन निकाल लिया था कि हांजू ही वो इंसान है जिसने श्राइन पे जाकर राक्षस को आजाद किया होगा। उसी की वजह से 3 स्टूडेंट्स मारे गए हैं, और प्रोबेबली कासुमी भी हांजू ने किडनैप कर रखी है। यानी दोस्तों, कासुमी वही लड़की है जो अंधेरी जगह पे कैद थी। ये सब कन्फ्रंटेशन के बाद हांजू भी डिमोनिक तरीके से बोल देता है कि वो राक्षस कोई डीमन नहीं है, वो उसका भगवान है। तभी दादी माँ बंदूक उठा लेती है और गोली चला देती है, यानी ये भी मिली हुई थी हांजू के साथ। म्यंगजिन बचकर हमला कर देता है हांजू पे, और यूमी भागती है और घुस जाती है एक सीक्रेट जगह के अंदर। हम फाइनली समझ जाते हैं कि जितने भी रिचुअल वाले सीन आ रहे थे मूवी में, उन सब में रिचुअल करने वाला हांजू था। नाउ हांजू और म्यंगजिन जब लड़ रहे थे, तभी पीछे से आ जाता है हिमारू नाम का एक स्टूडेंट, जो म्यंगजिन को मारकर बेहोश कर देता है। नाउ सबसे पहले हांजू दादी माँ को संभाल कर उसे बंदूक लेकर भेज देता है यूमी के पीछे, एंड देन वो बात करता है हिमारू से। दोस्तों, हिमारू उन 2 स्टूडेंट्स में से एक है जो एग्जिबिट वाले घर में काम कर रहे थे। नाउ हिमारू हांजू के प्लान में कैसे आ गया ये आगे पता चलेगा, पर हिमारू मार कर आया था कीता को, जो दूसरा वाला लड़का था उसके साथ, जिसने मूर्ति के सर को अपने पास रख लिया था। हिमारू नाउ मूर्ति के सर को दे देता है हांजू को, और वहीं बेसमेंट में यूमी को काफी देर ढूंढने पे मिल जाती है घायल कासुमी। अगले सीन में म्यंगजिन को होश आता है और से मिलती है एक फोटो में थे हांजू, उसकी बीवी कयाको और दादी माँ, जिससे फाइनली अब आप समझ जाओ। याद है पास्ट में दादी माँ ने बोला था कि हांजू की बीवी कयाको बीमार है और मरने वाली है। वेल, कयाको को बचाने के लिए ही हांजू ने राक्षस को श्राइन से आजाद किया है, और दादी माँ असल में कयाको की मम्मी जी है, जिसकी वजह से वो हांजू के इस डिमोनिक प्लान में साथ दे रही है। पर पूरी सच्चाई अभी थोड़ी देर में खुलेगी। वही बेसमेंट में यूमी कासुमी को संभालती है जब अचानक लाइट चल जाती है।
यूमी भागती है कासुमी को लेकर, पर पीछे से आ जाती है दादी माँ जो गोली चला देती है और कासुमी वहीं गिर जाती है। वो घुर्राने लगती है क्योंकि दोस्तों कासुमी थी पोजेस्ड। दूसरी तरफ हांजू स्टार्ट कर देता है फाइनल रिचुअल और वो बुलाता है राक्षस को। वो जाकर अपनी बीवी के लिए तैयार करने लगता है नई ड्रेस, पर यहाँ खुलती है मिस्ट्री। हांजू की बीवी कयाको ऑलरेडी मर चुकी थी। वो अपनी बीवी की लाश पे ही रख देता है ड्रेस जब वहाँ पे आती है दादी माँ यूमी को बंदूक की नोक पे लेकर, और जो कासुमी थी वो हांजू की एक आवाज से जाकर लेट जाती है कयाको की लाश के साथ। फाइनली सच्चाई खुल जाती है। हांजू अपनी बीवी की आत्मा को डालेगा कासुमी के शरीर में, पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये काम उसने अभी तक क्यों नहीं किया था। वेल असल में हांजू श्राइन से राक्षस की मूर्ति को तो ले आया था, पर उसे राक्षस का सर नहीं मिला था, इसलिए हांजू रिचुअल नहीं कर पा रहा था। नाउ सिंस वो मूर्ति का सर श्रापित है तो सर को हाथ लगाते ही अयानो, ताकेशी और केंटा मारे गए और उनकी आत्मा भाग गई क्योंकि वो राक्षस से छुप रही थी। ये राक्षस आत्माओं को खा जाता है और इसलिए ही पूरी मूवी में म्यंगजिन को किसी भी आत्मा का आभास नहीं हो रहा था। नाउ जो हिमारू था उसे सर वापस चाहिए था और इसलिए उसने दूसरे वाले स्टूडेंट को मार डाला और उसने सर को वापस लाकर दे दिया हांजू को ताकि वो अपना फाइनल रिचुअल कर सके। नाउ फाइनल रिचुअल शुरू होता है और मूर्ति के साथ कासुमी भी कांपने लगती है। वही म्यंगजिन बेसमेंट की तरफ आ रहा था जब उस पे हमला कर देता है स्टूडेंट हिमारू, पर लड़ाई के वक्त हिमारू पूरी तरीके से डेमोनिक था, यानी हिमारू को राक्षस ने पोजेस कर रखा है और उसने जानबूझकर अपने दोस्त को नहीं मारा था। देन एक होली घंटी बजाकर म्यंगजिन हिमारू को शांत कर देता है और उस घंटी की आवाज से मूर्ति का सर भी गिर जाता है। रिचुअल खंडित हो जाता है और हांजू गुस्से में चिल्लाने लगता है। हालांकि हांजू खुद को शांत करवाता है और बात करने लगता है कासुमी के सैक्रिफाइस की। इस बात के खिलाफ आवाज उठाती है यूमी, पर हांजू के हिसाब से भगवान ने उसकी बीवी को मार डाला था, पर राक्षस ने उसकी बीवी को जिंदा करने का वादा किया है। जिसके बाद एक बार फिर से वो और दादी माँ राक्षस को बुलाने लगते हैं। यूमी तुरंत भागती है कासुमी को बचाने, पर उसका शरीर बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था। एंड देन एक इनविजिबल शक्ति यूमी को मारकर दूर कर देती है। कासुमी हो जाती है पूरी तरीके से पोजेस्ड और उसका दम घुटने लगता है सिंस उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही थी। यूमी भी ये सब नहीं रोक पाती और रिचुअल इंटेंस हो रहा था जब एंट्री होती है म्यंगजिन की। वो अपनी होली बेल से रिचुअल को रोकता है, पर हांजू हार नहीं मानता। वो जाता है और सीधा अपना रक्त बलिदान कर देता है राक्षस की मूर्ति पे। ऐसा करते ही राक्षस हो जाता है और ज्यादा ताकतवर और वो कासुमी के शरीर को वायलेंट तरीके से पीटने लगता है। म्यंगजिन के मंत्र भी अब काम नहीं आ रहे थे और कासुमी के शरीर से खून निकलने लगा था, पर एंड में म्यंगजिन और तेज स्पेल्स पड़ता है जिससे रिचुअल फिर से हो जाता है भंग। कासुमी बेहोश होकर गिर जाती है और हांजू रोने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो राक्षस को करने वाला था अपना ही बलिदान ताकि उसकी बीवी जिंदा हो जाए, पर हांजू को रोक देती है दादी माँ। दादी माँ बोलती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, जिसके बाद वो खुद को गोली से उड़ा देती है और उसका खून राक्षस की पूरी मूर्ति को सना देता है। और ऑब्वियसली अब इस सैक्रिफाइस के बाद राक्षस हद से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। सीन थोड़ा पास में आता है और हम देखते हैं कयाको कैसे मरी थी। उसका मिसकैरेज हो गया था और ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वो मारी गई थी। इसके बाद हांजू का भगवान से विश्वास उठ गया था और उसने जीसस के क्रॉस को तोड़ डाला था। वो भाग के चले गया था जंगलों में और सो गया था उस श्रापित श्राइन के पास जहाँ पे उसे जगाया था उस राक्षस ने, और आँख खुलते ही हांजू के सामने थी वो डिमोनिक मूर्ति। एनीवे वापस प्रेजेंट में राक्षस अब सैक्रिफाइस से इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि वो सीधा जाकर घुस जाता है यूमी के शरीर में। नाउ पहले तो यूमी बात करती है कायाको की आवाज में। हांजू कंफ्यूज हो जाता है और राक्षस को बोलता है कि नहीं नहीं, मेरी बीवी का शरीर वहाँ पे है, ये नहीं है। पर देन यूमी अपनी आवाज बदल लेती है। राक्षस यूमी के अंदर से जवाब देता है कि उसे जिंदा शरीर पसंद है ना कि मुर्दा, और इसलिए वो यूमी के अंदर रहेगा। फाइनली म्यंगजिन बताता है कि राक्षस ने हांजू का पागल बनाया है, यानी राक्षस कभी हांजू की बीवी को जिंदा करने वाला ही नहीं था। उसे बस एक इंसानी शरीर चाहिए था खुद को इंसानों की दुनिया में लाने के लिए, और उसने अब यूमी पे कब्जा कर लिया है। ये समझ के हांजू रोने लगता है और वो डीमन पे चिल्ला पड़ता है और मांगता है अपनी बीवी की आत्मा को वापस। पर राक्षस बोलता है कि वो उसकी बीवी की आत्मा लाए कहां से, क्योंकि वो ऑलरेडी उसे खा चुका है। राक्षस दिन पागलों की तरह हंसकर नाचने लगता है और वो आग लगा देता है कयाको की लाश में।
पोजेस्ड यूमी भाग जाती है बाहर देन एंड म्योंगजिन उसके पीछे भागता है और जो बेचारा हांजू था ना वो अपनी बीवी की आग बुझाने के चक्कर में खुद भी जलने लगता है। नाउ थोड़ी देर में म्योंगजिन राक्षस को एक्सॉर्साइज करने की कोशिश करता है पर ये राक्षस मैनिपुलेटिव था जो अपनी बातों में म्योंगजिन को फंसा लेता है। डीमन बोलता है कि शायद उसे याद नहीं पर उसी ने हियंग को पास्ट में मारा था। तभी सामने आ जाता है हांजू जो काफी ज्यादा जल चुका था। वो गुस्से में गोली चला देता है पोजेस्ड यूमी पे पर म्योंगजिन उसे बचा लेता है। म्योंगजिन हांजू को रोकने की कोशिश करता है पर देखने पे म्योंगजिन को लगता है झटका क्योंकि हांजू की जगह उसे दिखाई देता है हियंग। और दोस्तों ये सब डीमन करवा रहा था। हियंग को देखते ही पास्ट की बातें याद आ जाती है म्योंगजिन को। हम देखते हैं कि एक दिन म्योंगजिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था हियंग और यूमी को साथ में देखकर। उस गुस्से के चलते म्योंगजिन ने बनाई थी एक ड्राइंग जिसमें उसने हियंग की गर्दन तोड़ दी थी एंड देन सेम डे पे हियंग मारा गया था, उसकी गर्दन टूट गई थी। यानी जाने अनजाने में म्योंगजिन ने हियंग को श्राप देकर मार डाला था एंड नाउ प्रेजेंट में म्योंगजिन ये सब याद कर हार मान जाता है। उसे डीमन देन पीटने लगता है हियंग के ही रूप में पर म्योंगजिन खुद को समझाता है कि जो हुआ वो बस एक हादसा था और खुद हियंग की आत्मा ने ही उसे बोला था पास्ट को भुलाने के लिए। इसलिए अब म्योंगजिन हिम्मत कर डीमन से गन छीन लेता है। वो गन तान देता है हियंग पे पर हियंग इविल तरीके से गन चाटता है और उसे उकसाता है शूट करने के लिए क्योंकि ऐसा कर डीमन ये साबित कर देगा कि म्योंगजिन ने ही हियंग को जानबूझकर मारा था। म्योंगजिन स्टिल नहीं डरता और वो राक्षस को चैलेंज करता है कि अगर उसमें दम है तो वो म्योंगजिन पे कब्जा करके दिखाए। देन म्योंगजिन को अपनी ही झलक दिखाई देने लगती है डीमन की जगह और गुस्से में वो गोली चला देता है। नाउ जो इंसान मारा जाता है वो था हांजू जिसकी बॉडी जली हुई थी। अभी तक डीमन बस हांजू का इस्तेमाल कर रहा था म्योंगजिन को मैनिपुलेट करने के लिए। नाउ सिंस शरीर खत्म हो गया तो राक्षस भी चले जाता है फिलहाल के लिए। म्योंगजिन ने उस हिंदू राक्षस को हरा दिया था। कुछ टाइम बाद यूमी ठीक हो जाती है और वो एक मीटिंग में सबको स्टोरी सुनाती है कि कैसे हांजू ने स्टूडेंट्स को इनवाइट किया एग्जीबिशन बनाने के लिए एंड देन उन्हें मरवा दिया पर हांजू को उसके कर्मों की सजा मिल गई थी और इसलिए यूमी अब खुश है। देन मीटिंग के बाद यूमी और म्योंगजिन एक अच्छे देवता की श्राइन विजिट करते हैं और इन दी एंड हैप्पी तरीके से गुड बाय बोलते हैं। म्योंगजिन वापस घर चले जाता है और आज वो हियंग की आत्मा को बुलाकर उसके साथ लंच करता है। हियंग की आत्मा भी खुश थी क्योंकि पहली बार म्योंगजिन अपने पास्ट के बारे में नहीं सोच रहा था पर यह थोड़ा अजीब था क्योंकि म्योंगजिन एकदम से कैसे सब भूल गया। तभी म्योंगजिन की बातें डिमोनिक हो जाती है और हम समझ जाते हैं कि राक्षस ने कब्जा कर लिया है म्योंगजिन के शरीर पे क्योंकि उसने राक्षस को चैलेंज किया था जिसके साथ मूवी खत्म हो जाती है। वेल ये था पूरा रिकैप जिंजा मूवी का और सही में मूवी का लो बजट होने के बाद भी ये मूवी काफी अच्छी थी। स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी पर मैंने अच्छे से समझा दिया है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि कैसे हिंदू राक्षस ने जापानी श्राप को जन्म दिया ताकि वो कोरियन लोगों को मार सके। मैं इसे दे रहा हूँ 6 आउट ऑफ 10। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना रेटिंग सही है या नहीं। मैं गाइस और आप देख रहे डिमोनिका का जो बेस्ट और रिकैप चैनल है और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है और हमारे चैनल की बहुत मदद करता है। आप ही नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा, जल्दी से कर दो। मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे और पर्सनली सबका रिप्लाई करता हूँ इंस्टा पे, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।